तो फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वोमीटर्स में क्या होता है? सर हाँ, अमर आनंद का परमिशन दीजिए। दे दिए हैं परमिशन। दे दिए हैं परमिशन। तो फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वोमीटर का हमारे पास सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। इसमें एक यहाँ पे एक रोटेटिंग शाफ्ट लगा होता है। इसमें जो फील्ड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फील्ड कंट्रोल डीसी थर्मोमीटर रिलेटिंग टू एंगुलर शिफ्ट इन शाफ्ट, जो हमारा शाफ्ट में जो रोटेट करता है तो उसका जो एंगुलर शिफ्ट हुआ, और इनपुट फील्ड वोल्टेज। तो जो हमारा फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वोमीटर होता है उसमें जो हमारा जो शाफ्ट शाफ्ट का जो क्या कहते हैं एंगुलर शिफ्ट होता है, उसको हम लोग इनपुट वोल्टेज से रिलेट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। यहाँ से इनपुट वोल्टेज लगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है सीरीज में, एक इंडक्टेंस होता है एलएफ। दूसरे साइड में आउटपुट सेक्शन में हमारा एक ये शाफ्ट लगा होता है, जो रोटर का जो पार्ट होता है वो लगा होता है। ये आउटपुट जो होता है वो इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि यहाँ पे जो करंट आ रहा है आउटपुट में, वो इस तरह से इसका डिजाइन किया जाता है कि आउटपुट में जो करंट आ रहा है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इस सर इस सर्किट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है आउटपुट को कि इसमें जो करंट फ्लो होगा आई ए, जो हमारा इसमें रोटर या शाफ्ट जो इसमें जो हमारा करंट जा रहा है, वो इस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है कि ये करंट हमेशा कांस्टेंट रहे। तो इधर भी एक हमारा रेसिस्टेंस और इधर एक इंडक्टेंस लगा होता है। ये हमारा एक सर्किट, इसका सर्किट डायग्राम होता है फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वोमीटर का। ये घूमता है तो ये घूमने के लिए हम इसमें रोटेशन वाला मैकेनिकल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये घूमता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये हो गया एफएम हो गया डैम्पिंग कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डैम्पिंग। क्या बताए थे कि जो उसमें कोई वाइब्रेशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, ये भी एक तरह का रेसिस्टिव अपोजिट फोर्स ही होता है, जिसको कि एफ कोफिशिएंट ऑफ एफ इंटू वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं होगा, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा है सर्किट डायग्राम ऑफ फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वोमीटर। इसमें मेन कॉन्सेप्ट हमको यही निकालना है कि द इनपुट वोल्टेज VF is applied to the field winding which has a resistance inductance RF and LF respectively। जो हमारा इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है वो इस साइड से किया जाता है, जिसमें कि इसमें जो वाइंडिंग होता है उसमें उसका एक रेसिस्टेंस होता है और इंडक्टेंस, जिसको कि हम RF और LF बोलते हैं। द फील्ड करंट IF इज प्रोड्यूस ए फ्लक्स। अब यहाँ पे जो फील्ड करंट होगा, यहाँ इसमें जो हम इनपुट डालें तो इसके चलते जो फील्ड करंट होता है वो एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। फ्लक्स क्योंकि इंडक्टेंस लगा हुआ है तो यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है वो फ्लक्स क्या करता है, द आर्मेचर करंट इज सप्लाई टू आर्मेचर केप्ट कांस्टेंट। वो बता देते कि इस साइड का जो हमारा इस साइड जो होता है उसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। तो इस साइड में हम बता चुके थे कि यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा उस तरह से होता है कि उसको कांस्टेंट रखा जाए। और जो फील्ड करंट हमारा इस साइड वाला होता है, ये फील्ड करंट होता है, वो हमारा एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है मशीन विच इन टर्न प्रोड्यूसेस टॉर्क एट द मोटर शाफ्ट। ये क्या होता है, ये जो हमारा इस साइड से इनपुट वोल्टेज होती है तो ये हमारा फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के चलते इस पे एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। टॉर्क मतलब कि रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। अगर फोर्स लगाने पे कोई सीधा ट्रांसलेशन मोशन किया तो वो हो गया फोर्स, और फोर्स लगाने पे वो अगर रोटेशनल मोशन किया तो हो गया टॉर्क। मतलब फोर्स का ही भाई होता है टॉर्क, बस उसमें होता है कि वो उसके थ्रू वो फोर्स लगाने के बाद कोई चीज रोटेट करने लगता है। तो वो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है ईएमएफटी में पढ़े थे, उसके चलते ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस साइड जो हमारा पहले वाले वाइंडिंग में है, फील्ड वाइंडिंग जो हमारा किया हुआ है, at the which in turn produces a torque at the motor shaft. The moment of inertia and the coefficient of viscous friction at motor shaft are Jm and Fm। ये बता दिए कि जो हमारा ये मोटर शाफ्ट है इसका मोमेंट ऑफ, जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो फिर मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो हमारा विस्कस फ्रिक्शन था या विस्कस जो भी था हमारा डैम्पिंग कोएफिशिएंट था, वो भी रोटेशन में कन्वर्ट हो गया, उसको हम एफएम लिखेंगे। तो ट्रांसलेशन में
एफ को हम लोग वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे किससे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ओमेगा एम से, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डी एक्स बाय डी ओमेगा बाय डी थीटा बाय डी टी। The angular shift resulting in a motor shaft being theta m and corresponding angular velocity being omega m। ठीक है, तो जो हमारा एंगुलर क्या कहते हैं, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर शिफ्ट, उसको थीटा एम और corresponding angular velocity को ओमेगा एम बोलेंगे, जो शाफ्ट का होगा। ठीक है, तो सिंस द आर्मेचर करंट इज केप्ट कांस्टेंट, आपको पता है कि आर्मेचर करंट हमारा क्या है, उसको हम लोग हमेशा इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आउटपुट वाला जो आर्मेचर करंट है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन डेवलप मोटर टॉर्क टीएम एंड फील्ड करंट आईएफ इज गिवन बाय टीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईएफ। मतलब ये हुआ कि ये जो हम किसी भी तरह से हमारा ये क्या है, ये जो मोटर साइड का है, वो जो आउटपुट करंट है हमारा मोटर साइड का, वो क्या किए हैं कि हम इस तरह से सर्किट को डिजाइन किया जाता है कि ये करंट हमेशा कांस्टेंट हो। जब ये करंट कांस्टेंट हो गया, इसका ये मतलब हुआ कि इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब करंट हमारा कांस्टेंट है तो किसी तरह का वेरिएशन नहीं होगा। तो जो हमारा क्या कहते हैं, टॉर्क और फील्ड करंट आई एफ इज गिवन बाय, क्या होता है, टॉर्क हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके जो आउटपुट कर जो मतलब वो हमेशा कांस्टेंट है। एक मिनट, ये करंट तो हमेशा कांस्टेंट है, इसका तो कोई वेरिएशन होगा नहीं। हम हमारा वेरिएशन किसका होगा, ये फॉरवर्ड करंट जो है वो इनपुट, मतलब इसको जो हमारा मोटर को है उसको इनपुट के अकॉर्डिंग वेरी कराना है। तो ये किस इनपुट के अकॉर्डिंग वैल्यू करेगा, तो मतलब इनपुट करंट के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ये वाला आउटपुट करंट तो हमारे हमारा कांस्टेंट है, तो इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, आई एफ के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। आई ए तो हमारा कांस्टेंट है, उससे तो हमको कोई लेना देना है ही नहीं। तो जो हमारा टॉर्क जो हमारा टॉर्क होगा वो तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं। तो टी एम इक्वल टू हमारा हो गया के एफ इंटू आई एफ। ये क्यों हुआ के आई एफ, क्योंकि सर हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए ना। सबको आवाज नहीं आ रही है? हेलो, हाँ अब आ रही है। अब ठीक है। अच्छा ठीक है। सर यहाँ से बताइए ना, टीएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईएफ, ये हाँ कैसे हुआ? ये इस तरह हुआ क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, आउटपुट करंट जो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ वाला कांस्टेंट, ये वाला करंट क्या होता है, हमारा हमारा कांस्टेंट हो गया। तो क्या पढ़े थे हम लोग, जो एल के अकॉर्डिंग जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके चलते डेवलप होता है, टाइम वेराइंग क्या कहते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा टाइम वेराइंग क्या कहते हैं, वोल्टेज हो या फिर टाइम वेराइंग वोल्टेज हो, उसके चलते या वेराइंग वोल्टेज के चलते हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो ये तो हमारा कांस्टेंट है। तो प्रोड्यूस किसके चलते होगा, ये जो वीएफ प्रोड्यूस किए, तो वीएफ प्रोड्यूस किए तो मतलब अगर हम करंट के रिस्पेक्ट में देखें तो इसी करंट के चलते ना होगा, जिसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इसी करंट के चलते होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही ना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फोर्स लगता है ना, ईएमटी में पढ़े थे ना। यस सर। हाँ, तो बस मतलब इसका कहने का ये मतलब है, इसमें जो भी जहां से भी जो भी फोर्स आएगा वो इसके इफेक्ट से होगा, इधर के इफेक्ट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इधर हम करंट को हमेशा इस तरह से सर्किट को डिजाइन किया जाता है, इधर करंट को हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, कहाँ गया? सर अनुराधा परमिशन मांग रही है। कहाँ
कहाँ यहाँ परमिशन दिख रहा है? अनुराधा तो एक्सेप्ट हो चुकी है। जब एक्सेप्ट हो जाते तब तुम लोग बोलते हो कि परमिशन मांग रही है। हाँ, तो हमारा जो टॉर्क होगा वो इनपुट करंट के ही प्रोपोर्शनल होगा, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई की जिसका नाम दिया केएफ, वेयर केएफ इज ए मोटर टॉर्क कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ठीक है, इसका जो भी कांस्टेंट होता है इसका ये यूनिट होता है। अब देखते हैं उसका इक्वेशन, हम लोग देखते हैं। हम लोग, हमारा मेन क्या है कि हम लोग को मेनली ट्रांसफर फंक्शन और ब्लॉक डायग्राम सीखना है, उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो इनपुट साइड का हमारा रिलेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होगा, वी एफ इक्वल टू आर एफ आई एफ इंटू एल एफ डी आई एफ बाई डी टी। देखो कुछ नहीं, सिंपल सीरीज इक्वेशन है, इसका सीरीज में इक्वेशन लिखो, आर प्लस आर आई एफ प्लस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, एल डी आई एफ बाई डी टी इनपुट साइड का इक्वेशन लिख लिए उसका। ठीक है, उसका इनपुट साइड का इक्वेशन लिख लिए। कुछ नहीं था, एक सिंपल सीरीज इक्वेशन है, उसका करस्पॉन्डेंस अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखें तो कुछ नहीं, यहाँ पे इसको वी एफ को एस डोमेन में लिख दिया तो वी एफ एस लिख दिया। सर फिर से आवाज आपको सुनाई नहीं दे रहा। अभी भी नहीं आ रहा आवाज? हेलो, किसी को नहीं आ रही है? कम आ रहा है सर। बिल्कुल नहीं आ रहा आवाज? अब आ रहा है सर। अच्छा ठीक, आपका आवाज एकदम बोलते बोलते धीरे धीरे हो जा रहा है। अब आ रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक है, समझ गया, यहाँ पे रखना पड़ेगा माइक को। चलो, तो आर एफ, तो उसका क्या कहते हैं, उसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आर एफ इंटू आई एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस डी आई बाई डी टी, डी आई एफ बाई डी टी है तो एस मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बार डिफरेंस होता है, दो बार डिफरेंस होता है तो क्या होता है, एस स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है। बाकी इनिशियल कंडीशन से हमको कोई मतलब ही नहीं लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो उसको हमको देखना ही नहीं है, जो एस स्क्वायर माइनस एफ डैश जीरो या जो भी होता है। तो एस एल एफ इंटू आई एस, इसका ट्रांसफर फंक्शन ये हो गया करस्पॉन्डिंग। उसी तरह क्या कहते हैं, हम टॉर्क का जो था, मोटर का जो टॉर्क था उसका हम लोग लिख लिए के एफ इंटू आई एफ, के एफ हम कांस्टेंट माने थे, आई एफ के प्रोपोर्शनल था, तो उसका हम क्या कहते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखे तो के एफ इंटू टी एफ एस, सीधा सीधी एस डोमेन में लिख दिए, एस लिख दिए उसको। अब जो हमारा क्या कहते हैं टॉर्क का, अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर उसका हम इक्वेशन लिखेंगे तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो इसमें हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये दोनों क्या कहते हैं, तो जो टॉर्क हो रहा है इसमें हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक तो हमारा इनर्शिया फोर्स लगाएगा, इनर्शिया टॉर्क इसके चलते जो हमारा मास है, और दूसरा क्या कहते हैं हमारा एक जो डैम्पर लगा हुआ है उसके चलते, दोनों का सम इक्वल टू किसके हो जाएगा, जो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसके। तो जे एम, तो क्या हो जाएगा, जे एम लिखेंगे तो ट्रांसलेशन में मास लिखते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे जे एम। तो क्या हो जाएगा, जीएम के केस में क्या लिखते थे, वहां पे जेएम इंटू मास इंटू एक्सेलेरेशन लिखते थे। अब रोटेशनल के केस में क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो जे स्क्वायर थीटा एम बाई डी टी स्क्वायर। एफ एम क्या बताए थे कि डैम्पिंग कोएफिशिएंट को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो जो हमारा डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाय डी थीटा एम अपॉन डी टी, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा आ गया, ये क्या कहते हैं टॉर्क का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी और क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डैम्पिंग फ्रिक्शन के केस में। तो इसका हम ट्रांसफॉर्म फंक्शन लिखेंगे, तो सिंपल टी एम एस, यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो एस स्क्वायर जे एम थीटा एम एस, एफ एम यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन है तो एस बाहर आ जाएगा, एस एफ एम थीटा एम एस। उसी तरह एक बार हम क्या कहते हैं इसी इक्वेशन को फिर क्या कहते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखे हैं, तो दो बार डिफरेंशिएशन किए थे, तो वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको एक्सेलेरेशन मिलता है, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन मतलब एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको टी एम को हम ओमेगा एम के टर्म्स में लिखें, तो हमारे पास आ गया डी ओमेगा एम बाई डी टी। या तो थीटा को दो बार डिफरेंशिएट करो या फिर ओमेगा एम को एक बार डिफरेंशिएट करो, तो हमको क्या मिल जाता है, एक्सेलेरेशन मिल जाता है। यहाँ पे भी
यहाँ पे हम डी थीटा एम बाई डी टी लिखे थे, तो डी थीटा एम बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा एम। तो हम क्या बोल रहे थे, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी से। तो इसका हम ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन है तो एस जे एम ओमेगा एस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे बस ओमेगा एम, बस इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखाने के लिए लैप्लास डोमेन में इसको एस लिख दिया। तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग क्या कहते हैं, डायनामिक इक्वेशन और उसका करस्पॉन्डिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हम लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 ब्लॉक डायग्राम रिलेटिंग टू आउटपुट थीटा एम एंड इनपुट वी एफ एस इज ड्रॉन। मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के रिगार्डिंग हम लोग ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस दोनों ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम डिपेंड कर रहे हैं कि किसको इनपुट मान रहे हैं, किसको आउटपुट मान रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। तो 1 और 3 के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, इसका ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 3 ब्लॉक डायग्राम रिलेटिंग द आउटपुट थीटा एम, थीटा एम को हम लोग आउटपुट माने हैं, आउटपुट लिए हैं थीटा एम जो आउटपुट लिए हैं, और इनपुट हम हमारा क्या लिए हैं, इनपुट हम लिए हैं वी एफ एस, मतलब जो हमारा इनपुट वोल्टेज था, विच इज ड्रॉन एज सोन इन फिगर। ठीक है, तो क्या कहते हैं, पहला वाला ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या था, पहला वाला ट्रांसफर हमारा जो आया, इसमें अगर हम क्या कहते हैं, VFS को इनपुट, VFS को इनपुट, IFS को आउटपुट, तो क्या हो जाएगा, VFS अपन IFS इक्वल टू क्या हो जाएगा, IFS यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो VFS अपन IFS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RF प्लस SLF। ठीक है, अगर इसको VFS डिवाइड बाय VFS को मानते हैं हम लोग इनपुट, तो इसको मान लेते हैं आउटपुट, तो हम क्या कहते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो मतलब IFS बाय VFS क्या हो जाएगा हमारा, 1 बाय RF प्लस SLF, कुछ नहीं है, इसको कॉमन ले लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 बाय RF हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग ब्लॉक डायग्राम में लिख देते हैं, मतलब इनपुट आउटपुट ब्लॉक डायग्राम। तो एक हो गया VFS, ये VFS इनपुट हो गया, IFS आउटपुट, तो IFS बाय VFS हमारा क्या आया था, 1 बाय RF प्लस SLF। तो ये हमारा एक ब्लॉक बन गया, ये हमारा एक ब्लॉक बन गया। अब देखो, ये IS आ गया, और IFS हमारा इनपुट किस में जा रहा था, यहां से इक्वेशन से देखो, अब इस इक्वेशन से देखो, दूसरा इक्वेशन में यहाँ पे सर आपकी आवाज गायब हो गई है। फिर नहीं आ रही आवाज, हाँ अब आने लगी। अच्छा ठीक है, तो अब सर मेरे ख्याल से आप माइक हटा लेते हैं क्या? नहीं, माइक को हाथ से पकड़ते हैं, उसमें थोड़ा इधर पता नहीं क्या होता है, तो अच्छा एक, अब अभी आ रही है आवाज, अभी हाँ अच्छी आ रही है। अब अच्छी आ रही है, तो क्लिप लगा के सर सेटअप कर लीजिए ना। अभी तो हटा हुआ है तब अच्छी आ रही है, बताओ, अभी नजदीक लाए थे, अभी हटा हुआ है, अभी आ रही है आवाज अच्छी? सर धीमी आ रही है। अच्छा एक मिनट, अभी अब आ रही है अच्छी, अब हाँ अब आ रही है अच्छी, अब यस सर। हाँ ठीक है, चलो देखो, अच्छा तो अब क्या कहते हैं, अब वहां पे देखो, यहाँ पे हमारा आउटपुट इनपुट का एक बन गया था रिलेशन, ये आउटपुट, ये इनपुट आउटपुट का एक रिलेशन बन गया था ट्रांसफर फंक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा G2, ये दूसरा ट्रांसफर फंक्शन बन रहा है, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, TMS, और इसका इनपुट क्या होना चाहिए, FS। तो हमारे पास इक्वेशन ऐसा आया हुआ है, पहले से हमारे पास एक इक्वेशन आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है इक्वेशन, तो ये इक्वेशन आया हुआ है, क्या कहते हैं, आउटपुट TMS, इनपुट IFS। ठीक है, तो आउटपुट अपॉन ये TM डिवाइड बाय IF इक्वल टू KF, तो ये इक्वेशन हमारे पास पहले से आया हुआ है, आउटपुट TMS और इनपुट क्या है, IF। तो ये इक्वेशन इसके साथ में ही आ जाएगा, ये इक्वेशन इसके साथ में इसलिए आ जाएगा क्योंकि हमारे पास पहले से बना हुआ था, पहला इक्वेशन लिखे, उसके बाद ये हमारा आ गया आउटपुट TMS इनपुट IFS, तो क्या होगा, इसके साथ ही ये जुड़ जाएगा KF, तो ये हमारा हो गया। अब क्या कहते हैं, तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या आना चाहिए, तीसरा में हमारा क्या आना चाहिए, इनपुट TMS आउटपुट थीटा MS। तो इस टाइप का कोई इक्वेशन है, इस टाइप का भी इक्वेशन है हमारे पास में, इनपुट TMS और इनपुट TMS का कौन सा इक्वेशन है, इनपुट TMS का इक्वेशन हमारे पास दो इक्वेशन है, अगर इनपुट
TMS का हमारे पास दो इक्वेशन है, इन टर्म्स ऑफ थीटा में भी है। तो इन टर्म्स ऑफ थीटा में अगर देखते हैं तो क्या होता है, इनपुट TMS और आउटपुट थीटा एम। तो ये इक्वेशन हो जाएगा s² प्लस SFM। तो देखो इनपुट TMS आउटपुट थीटा MS, तो ये इक्वेशन हमारा हो गया। अब देखो तीनों का तीनों हमारा कास्केडिंग कुछ नहीं किया, वो जो इक्वेशन लिखे हैं उसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम के हिसाब, ट्रांसफर फंक्शन के हिसाब से जोड़ते जाएं। पहला इनपुट आउटपुट ब्लॉक बना, उसका इनपुट दूसरे में आउटपुट, क्योंकि इसका इनपुट हमको IF ही मिल रहा था, तो इसका इनपुट इसका आउटपुट हमारा इक्वेशन से ही उस ट्रांसफर फंक्शन में ही हमारा इसका इनपुट बन रहा है, तो ट्रांसफर फंक्शन के हिसाब से उसका ब्लॉक बन गया। तो तीनों को हम लोग ब्लॉक में अरेंज कर लिए। अगर जैसे हम लोग पढ़े थे ब्लॉक डायग्राम में G1 G2 G3, तीनों अगर कास्केडिंग में क्या है तो क्या हो जाता है, G1 प्लस G2 प्लस G3। आफ्टर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन तीनों को जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KF डिवाइड बाय 1 प्लस RF प्लस SLF SJM प्लस FM। तो ये अब क्या हो गया, ये पूरा ओवरऑल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन बन गया, जिसमें कि इनपुट VFS और आउटपुट थीटा MS हो गया। तो ये पहला 1-2 लेक्चर में पूछा था कि सब इस ब्लॉक डायग्राम सबका क्या यूज है, तो ऐसे ही यूज है कि अगर हम पहले क्या करते हैं, किसी कोई हम एक सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, उसमें छोटा छोटा कंपोनेंट है, उसका पहले हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने पे उसको लिखते हैं और फिर पूरे ओवरऑल सिस्टम का एक कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं। तो यही उसका यूज होता है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, आफ्टर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, वो जो हमारा क्या कहते हैं फील्ड कंट्रोल DC सर्वोमीटर है, उसका एक ट्रांसफर फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में आ गया, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट क्या कहते हैं थीटा एम। आउटपुट हमारा क्या हो गया, आउटपुट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमारा उसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया। हेंस द ट्रांसफर फंक्शन रिलेटिंग द आउटपुट थीटा MS एंड इनपुट VFS इज गिवन बाय, ये हो गया थीटा MS अपन UFS, ये हमारा हो गया KF डिवाइड बाय, ये हो गया कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन। इनपुट आउटपुट पहले इक्वेशन को हम लिखते गए साथ के साथ, वो इनपुट वो आउटपुट, फिर इधर हमारा ब्लॉक बन गया, तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से हमारा ये आ गया, ये रिडक्शन निकले बाद फाइनली हमारा थीटा M अपन VS आ गया हमारा, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ गया एक कंडीशन के लिए। अब क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 4 द ब्लॉक डायग्राम कैन बी ऑब्टेन व्हिच इज कंसीडर ओमेगा एस एज आउटपुट। अब ये हम थीटा MS आउटपुट के लिए निकाले। अब क्या कहते हैं, हमको अगर ओमेगा एस आउटपुट के लिए चाहिए, तो ओमेगा एस आउटपुट के लिए हमारा कौन कौन सा इक्वेशन लेना पड़ेगा, 2 इक्वेशन बना था, एक थीटा लिखे थे हम लोग। तो अब क्या कहते हैं, ओमेगा एस आउटपुट के लिए चाहिए, तो हमारा पहला दूसरा इक्वेशन ये 1, 2, और अब आउटपुट हमारा क्या चाहिए, ओमेगा एस के रिस्पेक्ट में लेना है, तो हम इस तीनों इक्वेशन को लिखेंगे। तो ठीक उसी तरह इसका क्या कहते हैं, हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। जब इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे उसके रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या आ जाएगा, पहला देखो इनपुट था VFS, आउटपुट था क्या कहते हैं इनपुट VFS आउटपुट IFS, तो ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरे में क्या था, KF इनपुट था IFS, आउटपुट था TMS। तीसरे में देखो, तीसरा जो हम लिखे हैं ओमेगा के टर्म में देख रहे हैं, जब हम ओमेगा के टर्म में देख रहे हैं, ओमेगा के टर्म में देख रहे हैं, तो क्या कहते हैं आउटपुट क्या इनपुट TMS और आउटपुट ओमेगा MS। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा, यहाँ से ओमेगा MS कॉमन ले लेंगे तो SJM प्लस FM आ जाएगा, SJM प्लस FM। तो उसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, अब हम ओमेगा M के टर्म में लिखें तो सेम टू सेम आया है। पहला ये इनपुट आया IFS, दूसरा KFS, तीसरा में TM इनपुट और ओमेगा MS आउटपुट। तो ये ब्लॉक से इसको हम रिप्रेजेंट कर दें, जिसमें ओमेगा M/TS लिखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो तीनों अलग अलग ट्रांसफर फंक्शन एक साथ आ गया, एक का आउटपुट, दूसरे का इनपुट, दूसरे का इनपुट, तीसरे का आउटपुट, उस तरह से हम अरेंज कर लिए, ब्लॉक में अरेंज किए। जब ब्लॉक में अरेंज किए तो इस तरह का 3 ब्लॉक बना। इसको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड, सिंपल ब्लॉक डायग्राम, जो तीनों अगर कैस्केडिंग में है तो क्या हो जाता है, G1 प्लस G2 प्लस G3। तो हमारा एक पूरा एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। जब एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया तो इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिए, क्या कहते हैं, ये इस तीनों को ऐड कर दिए तो हमारे पास ये आया K/RF प्लस SLF इंटू S प्लस JM प्लस FM ओमेगा M। अब क्या कहते हैं, हमको ओमेगा M/VFS निकालना है, तो हमारा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ओमेगा M के रिस्पेक्ट में आ गया KF डिवाइड बाय RF प्लस SLF SJM प्लस FM। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फील्ड कंट्रोल DC सर्वोमीटर का ट्रांसफर फंक्शन दोनों के केस में। एक केस में क्या कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा S, और दूसरे केस में एंगुलर वेलोसिटी। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि फील्ड की पूछेगा एग्जाम में, यही पूछेगा आपके कि
फील्ड डीसी सर्वोमीटर का ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करें। तो आप लोग थोड़ा सा उसका इक्वेशन एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है। इस तरह कांस्टेंट करंट आ रहा है, इस तरह से हमारा सर्किट होता है और टॉर्क हमारा इधर से प्रोड्यूस होता है, दोनों के इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, तो ये फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वोमीटर होगा। सर्वोमीटर में और भी टाइप है, क्या कहते हैं, एसी सर्वोमीटर भी है, डीसी सर्वोमीटर में एक और टाइप है, उसके बाद एसी सर्वोमीटर भी है। तो ये हमारा हो गया फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वोमीटर का ट्रांसफर फंक्शन निकालने का तरीका। चलिए अब देखते हैं, तो ये हमारा हो गया। बाकी इसको आप लोग समझ लीजिए, इसको करिएगा, कोई दिक्कत होगा तो पूछेगा। मेनली हम लोग को मैथमेटिकल मॉडलिंग पे ध्यान देना है, वो ये नहीं पूछेगा कि इसका वर्किंग लिखो, डीसी थर्मोमीटर ये क्या होता है, आर्मेचर क्या होता है, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। बस आपको उसका डायग्राम आना चाहिए और उसको ब्लॉक डायग्राम और ट्रांसफर फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आना चाहिए आपको। चलिए अब एक कल वाला एग्जाम्पल पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कल हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, आज एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे देंगे। कल हम लोग जो पहले कर चुके हैं मैकेनिकल में ट्रांसलेशन और क्या कहते हैं रोटेशनल, तो एक ट्रांसलेशन सिस्टम का एक क्या कहते हैं न्यूमेरिकल देख लीजिए। तो उसमें न्यूमेरिकल नहीं ना कराए थे, दोनों एक करा के एग्जाम्पल बता के छोड़ दिए थे। तो ये क्वेश्चन दिया रखा है कि डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम सोन बिलो, डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम सोन बिलो। ये दिया हुआ है हमारा, ये यहाँ पे फिक्स है, एक डैम्पर लगा हुआ है। डैम्पर को जनरली हम लोग एफ लिखते हैं, यहाँ बी लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं है, नाम बदलने से कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे एक स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, एक मास है, इसमें F1 यहाँ से अप्लाई हो रहा है, फिर उसके नीचे भी एक मास लगा हुआ है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है और यहाँ पे M2 है। तो यहाँ पे फोर्स कहाँ पे लग रहा है, M1 पे लग रहा है। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए, हमको इस पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो उसका कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, वो कहाँ गायब हो गया इक्वेशन। हाँ, तो इसका हमको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो हम बताए थे एक फोर्स तो इसमें ये लग, हाँ हेलो, ओके ठीक है सर, ठीक। तो एक फोर्स तो इसमें हमारा लग रहा है Ft, तो ये Ft फोर्स इसमें लगा रहे हैं, बाकी सब क्या है, सब अपोजिंग फोर्स है। एक फोर्स तो ये M1 लगाएगा इनर्शिया प्रॉपर्टी के चलते, ये डैम्पर भी अपोज रेसिस्टिव फोर्स भी होता है और स्प्रिंग कांस्टेंट भी रेसिस्टिव फोर्स ही होता है। तो इसमें हम दिखा दी एक Ft हमारा लग रहा है सीधा, मान लो Ft हम इधर लगा रहे हैं, बाकी तीनों का तीनों क्या है, अपोजिट फोर्स लग रहा है। एक तो लग रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट के चलते, एक तो लग रहा है हमारा क्या कहते हैं, एक तो हमारा लग रहा है M1 लिखेंगे, एक M1 लग रहा है, एक हमारा लग रहा है FB लग रहा है हमारा, किसके चलते, इसके चलते। एक हमारा क्या लग रहा है, K1 के चलते लग रहा है, एक हमारा लग रहा है K1 के चलते, और एक हमारा K2 के चलते लगेगा, वो भी हमारा क्या लगेगा, वो भी हमारा अपोजिट डायरेक्शन में ही है। लेकिन सर यहाँ से लगा रहे हैं तो K2 के चलते अभी कोई फोर्स नहीं लगा, ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे K2 नहीं आएगा, यहाँ पे K1 के चलते आएगा, K2 के चलते हमें फोर्स नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि M1 हम लगा रहे हैं यहाँ पे फोर्स, तो ये एक M1 लगा रहा है, एक क्या कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक K1 लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक डैम्पर लगा रहा है। तो तीनों का इक्वेशन लिखते हैं, तो F_M1 ये M1 पे जो लगा रहा है फोर्स, उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा M1, ये डिस्प्लेसमेंट Y1 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा M1 d स्क्वायर Y1 अपॉन dt स्क्वायर, FP के चलते लगा हुआ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है Y1, तो FB इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी से क्या कहते हैं, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे पहले हम F लेते थे, अभी B दिया हुआ है, नाम बदल दिया है, तो कुछ नहीं, B इंटू dy1 अपॉन dt। उसके बाद क्या है, नहीं F K1 K2, अच्छा हाँ FM भी आएगा, K1 K2 भी आएगा, ये भी स्प्रिंग भी हमारा क्या कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। लेकिन हाँ
यहाँ पे इसमें हम ऐसे फोर्स लगाएं तो एक M1 लगा रहा है, एक स्प्रिंग के चलते भी ऊपर से लगेगा फोर्स, जो कि हमारा क्या होगा, जो कि हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो भी हमारा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसको इधर से लगाएं तो एक M1 का अपना इनर्शिया प्रॉपर्टी होगा और एक स्प्रिंग के चलते भी इधर से अपोजिट फोर्स लगेगा, मतलब इस वाले स्प्रिंग के चलते भी। तो मतलब टोटल इस पे M1 पे टोटल 4 फोर्स लग रहा है। 4 फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? एक FT लग रहा है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये भी B के चलते भी अपोजिट डायरेक्शन में, K1 के चलते भी अपोजिट डायरेक्शन में, M जो अपना इसका अपना एक इनर्शिया प्रॉपर्टी है उसके चलते भी अपोजिट डायरेक्शन में, और इस K2 के चलते भी अपोजिट डायरेक्शन में एक क्या कहते हैं, इस पे फोर्स लग रहा है। बस ये जो वाला जो हम अप्लाइड फोर्स है वो उसके अपोजिट है। तो इस तीनों का हम लोग क्या कहते हैं, F K1 अगर हम लिख रहे हैं K1 के लिए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, Y1, तो क्या हो जाएगा K1 इंटू Y1। अब K2 के लिए लिख रहे हैं तो K2 के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा FK2, जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा K2 इंटू Y1 माइनस Y2। Y1 माइनस Y2 क्यों है, क्योंकि हम इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम लिख रहे हैं। अगर इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम लिख रहे होते तो Y2 माइनस Y1 हो जाता है। इसके लिए लिख रहे हैं, मतलब ये हमारा डिफरेंस पॉइंट है, तो क्या हो गया, Y1 माइनस Y2 हम लिख लिए। तो ये हमारा आ गया ओवरऑल इक्वेशन FT के लिए, क्या कहते हैं, चारों फोर्स का मिला करके। तो चारों फोर्स का मिला करके जो FT के लिए इक्वेशन आ गया, FT इक्वल टू M1 डी स्क्वायर Y1 अपॉन DT स्क्वायर प्लस DB dy1 बाई DT प्लस K1 Y1 और K2 के लिए दोनों डिस्प्लेसमेंट Y1 माइनस Y2। तो इसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लेंगे। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ तो डी स्क्वायर वाला टर्म है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर Y1s प्लस यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन है तो सिर्फ एस आएगा SY1s, यहाँ पे KY1s और प्लस K2 Y1s माइनस Y2s। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। तो Fs इक्वल टू फाइनली हमारा इक्वेशन ये आ गया, हम Y1s कॉमन ले लिए तो ये आ गया, और माइनस K2 Y2s आ गया। ये इसको मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे M2 के लिए। M2 के लिए जब बनाएंगे तो M2 में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो Y2 डिस्प्लेसमेंट लग रहा है हमारा, ये जो Y2 डिस्प्लेसमेंट इसका इधर है, सॉरी Y2 डिस्प्लेसमेंट इसका इधर है। एक फोर्स तो लग रहा है हमारा इसमें, इसके चलते क्या कहते हैं, जो डैम्पर है उसके चलते लग रहा है। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, M2 को देख लीजिए, M2 कहाँ पे है, मास M2 है। M2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो इसका इनर्शिया फोर्स अपना लगेगा M2, और क्या कहते हैं एक इसका फोर्स लगेगा जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके चलते। तो M2 पे हमारा दो ही फोर्स लग रहा है, एक इसका अपना इनर्शिया फोर्स और एक क्या कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के चलते। अप्लाइड फोर्स कुछ नहीं है, तो मतलब टोटल फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि अप्लाइड फोर्स कुछ नहीं है यहाँ पे। तो M2 इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखे तो FM2 का क्या हो जाएगा, M2 इंटू एक्सलेशन डी स्क्वायर y अपॉन DT स्क्वायर, और स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा हमारा Y2 माइनस Y1। अब Y2 उसमें लिखे थे हम Y1 माइनस Y2, इसमें लिखे Y2 माइनस Y1, क्योंकि इस बार किसके लिए हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं नीचे वाले पार्ट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। ये हमारा डिफरेंस पॉइंट है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये डिफरेंस पॉइंट है। तो अब हम क्या लिखे, Y2 माइनस Y1। इसके लिए जब हम लिखे थे तो ये हमारा डिफरेंस पॉइंट था, तो क्या लिखे थे, Y1 माइनस Y2 लिखे थे। तो ये इक्वेशन हमारा आ गया, इस इक्वल टू 0। तो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लिए, M2 S स्क्वायर Y2s प्लस K2 Y2s माइनस K2 Y1s, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए। तो फाइनली हमारा 0 इक्वल टू इक्वेशन आ गया, Y2s कॉमन ले लिए, तो M2 S स्क्वायर प्लस K2 माइनस K2 Y1 इंटू S, ये हमारा आ गया दूसरा इक्वेशन। ये दूसरा इक्वेशन आ गया इस टर्म में, क्या कहते हैं, M2S स्क्वायर प्लस K2 डिवाइड बाई K2 Y1s इक्वल टू, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब क्या करते हैं, इस Y1s का जो वैल्यू है, जो हमारा ये निकल के आया, इसको हम पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहले वाला इक्वेशन में पुट करेंगे तो पहला वाला इक्वेशन हमारा क्या था, Fs इक्वल टू Y1s माइनस M1S स्क्वायर प्लस BS प्लस K1 K2 माइनस K2 Y2s। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे वो जो Y1s का इक्वेशन आया था वो उसको हम यहाँ पे पुट कर दिए, तो क्या हो गया, क्या था हमारा Y1s का इक्वेशन, Y1s का इक्वेशन आया था हमारे पास Y2s M2s स्क्वायर प्लस K2 अपन K2, तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। तो Y1 के जगह पे हम पुट कर दिए Y2s M2s स्क्वायर प्लस K2 डिवाइड बाई K2,
इंटू ये हो गया हमारा माइनस K2Y2S। अब क्या करते हैं, इस K2 को पूरे के डिनोमिनेटर में लाने के लिए, ये K2 अभी मल्टीप्लाई है, लेकिन K2 को अगर पूरे के डिनोमिनेटर में लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे K2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये टर्म आ गया K2 स्क्वायर, और क्या करते हैं इस पूरे टर्म को क्या करते हैं, अभी यहाँ पे ये ब्रैकेट लगवा था, इस पूरे टर्म को हम एक ब्रैकेट लगा के ये Y2S इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा M2S स्क्वायर प्लस K2, और ये माइनस K इसमें K मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से K क्या करते हैं, एक उसको हम पूरे को डिनोमिनेटर में लाने के लिए यहाँ पे K2 लिखे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इसके बाद ये हमारा FS डिवाइड बाई Y2S डिवाइड बाई FS, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K2 ये अपोजिट हो जाएगा Y2S डिवाइड बाई FS, मतलब ये आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है, तो Y2S डिवाइड बाई FS, तो क्या हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट, ये आउटपुट है, ये इधर जाएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, तो K2 डिवाइड बाई M2S स्क्वायर प्लस K2 M1S स्क्वायर प्लस BS प्लस K1 K2 माइनस K2 स्क्वायर, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से मैकेनिकल सिस्टम का आपको ट्रांसफर फंक्शन दे देगा, तो उसको निकालने आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, अब 1-2 होमवर्क दे देंगे हम आज, 1-2 होमवर्क मिल जाएगा आपको, और आप लोग का असाइनमेंट भी बाकी है। 6 सेम वालों का क्या कहते हैं, 7 सेम वालों का असाइनमेंट भी हो गया। तो ये आपका क्या कहते हैं, आप एक न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे, न्यूमेरिकल नहीं किए तो ऐसे सर्वोमीटर, कल हम लोग क्या करेंगे, सर्वोमीटर और टेको, सर्वोमीटर का एक टॉपिक और टेको जनरेटर का एक टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा बचा हुआ है उसको हम लोग खत्म कर लेंगे। उसके बाद बचेगा एक मैग्नेटिक एम्पलीफायर या और जो भी साइन क्रॉस, तो मतलब 2 लेक्चर और चलेगा मैथमेटिकल मॉडलिंग में कम से कम, तो ही हो पाए।